हेलो एवरीवन। अब हम ध्वनि के बारे में पढ़ने जाते हैं और उनके प्रकार। सबसे पहला है ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। सबसे इम्पोर्टेंट कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है और ध्वनि तरंगों के संचरण का प्रमुख कारण माध्यमों के कणों की कंपन गति होती है। मतलब ध्वनि तरंगों के संचरण का प्रमुख कारण क्या है? माध्यमों के कणों की कंपन गति होती है। और जब हम बात करें ध्वनि तरंगे दीवारों को पार कर सकती हैं क्योंकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। और ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रकाश तरंगों की तुलना से ज्यादा होता है। और जब हम बात करें ध्वनि तरंगों की निर्यात वेग तो 3 × 10⁻⁸मीटर सेकंड होता है। और जब बात करें ध्वनि तरंगों की निर्यात में वेग तो वेग हमेशा शून्य ही होता है। ध्वनि का शून्य होता है। ये हमने जो बताया था पहले प्रकाश का था। प्रकाश का 3 × 10⁸मीटर सेकंड, जबकि ध्वनि का शून्य होता है। जब बात करें प्रकाश तरंगों का वेग ध्वनि तरंगों के वेग से अधिक होता है और इसी कारण बिजलियां चमककर पहले दिखाई देती है तथा गर्जना बाद में सुनाई देता है। उसको बिजली की कड़कड़ाहट बाद में सुनाई देती है। और फिर हम बात करें ध्वनि तरंगों के वेग चाल में प्रत्यक्षता तथा सघनता पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले ध्वनि तरंगों का वेग प्रोपोर्शनल टू प्रत्यक्षता है और ध्वनि तरंगों का वेग प्रोपोर्शनल टू सघनता। ओके। और जब अब बात करें ध्वनि का वेग तो ध्वनि ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है और ध्वनि का निर्वात जो होता है वो वेग शून्य होता है। और भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग भी भिन्न भिन्न होता है। सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर उसके बाद द्रव में ठोस से कम होता है और फिर गैस में उससे कम और निर्वात में सबसे कम होता है। और फिर बात करें बारिश के बाद ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि वायुमंडल में सघनता बढ़ जाती है। और फिर हम बात करें ध्वनि के वेग वायु में 330 मीटर सेकंड या 331 मीटर सेकंड या 332 मीटर सेकंड होता है। और इसमें हम आयात और आवर्तकाल या फिर तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति पढ़ते हैं एक बार। ये सब ये ध्वनि तरंगों के अधिकता विस्थापन को आयाम कहलाते हैं। जब भी ध्वनि तरंगों की अधिकतम विस्थापन होता है वो आयाम कहलाता है। इसको हम ए से मेजर करते हैं आयाम। और आवर्तकाल क्या होता है? ये कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। जब हम बात करें तरंग दैर्घ्य की तो ये एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं हम। और फिर बाद में आवर्ती क्या होती है? आवर्ती प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। और फिर बात करें हम हमारे ध्वनि के वेग में प्रभावित करने वाले कारक तो तापमान जो -0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का वायु में वेग होता है 332 मीटर सेकंड पे। और हम बात करें अभी तारित्व क्या करता है? ध्वनि का मोटापन अथवा पतलापन तारित्व कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, उच्च तारित्व और निम्न तारित्व। जिस ध्वनि का तारित्व उच्च होता है वो पतली होती है और उच्च तारित्व वाली ध्वनि कानों को चुभन पैदा करती है। और उच्च तारित्व वाली ध्वनियां प्रभावशाली भी होती हैं। और इसमें उदाहरण के लिए मच्छर, मक्खियां और पक्षी की जो ध्वनि होती है वो हमें उच्च तारित्व में आती है। और फिर बात करें निम्न तारित्व की तो निम्न तारित्व में जिस ध्वनि की जो तारित्व मतलब वो मोटी होती है वो निम्न तारित्व में आती है। और निम्न तारित्व वाली ध्वनियां कानों में चुभन पैदा करती हैं और ये अधिक प्रभाव नहीं होती है। उदाहरण के लिए कौवा, पुरुष और शेर की ध्वनि ये निम्न में आती है। फिर ध्वनि तरंगों के प्रकार की बात करें तो ध्वनि तरंगों 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अपश्रव्य ध्वनि, दूसरी होती है अपश्रव्य तरंग, दूसरा श्रव्य तरंग और तीसरा है पराश्रव्य तरंग। इनको हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। इन तरंगों अपश्रव्य तरंग की बात करें तो इन तरंगों की आवृत्ति 20 Hz से कम होती है। ओके। और इन ध्वनि तरंगों के प्रति मानव के कान संवेदनशील नहीं होते हैं। और जब बात करें कि ज्वालामुखी तथा भूकंप के आने से पहले इन तरंगों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, हाथी, चूहा इन ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं पर हम नॉर्मल इंसान ये 20 Hz की नीचे की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य ये नहीं सुनता। जब श्रव्य तरंग की बात करें तो ये क्या होती है? श्रव्य तरंग जो इन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 Hz से
20,000 एचजेड तक होती हैं और इन ध्वनि तरंग के प्रति मानव के कान में संवेदनशील होती है और मानव के जो कानों में वो संवेदनशील होती है। और फिर बाद में करें पराश्रवित ध्वनि तरंग के बारे में, तो इन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 एचजेड से भी ज़्यादा होती है। इसके उपयोग का मतलब कहाँ होता है, चमगादड़ की गति में होता है, पदार्थों को शुद्धिकरण में होता है, अल्ट्रासोनिक ग्राफी में होता है, कोहरे तथा धूल को हटाने के लिए होता है, धातु व दीवारों में ब्लॉक का पता लगाने में होता है, किडनी में स्टोन का पता लगाने में होता है, ईसीजी में होता है और सोनार यंत्र में होता है। और सोनार यंत्र को पढ़ लेते क्या है, इस सोनार यंत्र की सहायता से हम पनडुब्बियों की स्थिति, चाल, वेग, दिशा और दूरी का पता लगाया जा सकता है। और हम बात करें प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होती है, ध्वनि तरंगों का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः लौटना प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि के लिए निम्न शर्तें होती, कमरा खाली होना चाहिए और कमरे का न्यूनतम लंबाई 17.8 मीटर होनी चाहिए और ध्वनि को पुनः लौटने में 1.1 सेकंड का समय लगे। और हम बात करें ध्वनि की तीव्रता, तो इसका मात्रक डेसिबल होता है, ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता कानों को संवेदनशीलता का निर्भर करवाती है। और बात करें ध्वनि की तीव्रता की तुलनात्मक राशि है, मानव 50 से 80 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि को सुन सकता है, 50 से 80 तक डेसिबल की, और 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता शोर अथवा ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। 80 डेसिबल से ऊपर अगर गया ध्वनि का तो वो प्रदूषण में किया जाता है। और ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय क्या है, पेड़ पौधे को लगाओ, ध्वनि सैटेलाइट का उपयोग करके पेड़ पौधे को लगाकर कर सकते हैं, या फिर ध्वनि साइलेटर का उपयोग करके, या फिर दूसरों घरों में पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित छिद्रनुमा टाइलों का उपयोग करके भी हम उस ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं।